और वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 84 प्लस 89। इसमें 84 नंबर का रिश्ता दक्षिण भारत के उन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों से है जहां पिछली बार बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, जबकि 89 नंबर का रिश्ता देश के उन लोकसभा सीटों से है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी। राहुल की न्याय यात्रा वाली सीटों का रुझान क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण मंथन से कितनी सीटें निकलेंगी, सबसे नए ओपिनियन पोल के मुताबिक इन सारी सीटों के नतीजे आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने शक्ति पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है और क्या शक्ति संग्राम 2024 की लड़ाई का रुख बदल सकता है। अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को। दक्षिण मंथन के चौथे दिन प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के जगत्याल, कर्नाटक के शिवमोगा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनावी रैली और रोड शो किया। इनमें से तेलंगाना और कर्नाटक में तो बीजेपी पहले से मौजूद है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। तमिलनाडु ही नहीं, केरल और आंध्र प्रदेश भी दक्षिण भारत के ऐसे 2 और राज्य हैं जहां बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार इस तस्वीर को बदलने के लिए दक्षिणी राज्यों के तूफानी दौरे पर हैं। बीते 4 दिन में मोदी कहां गए, कितनी सीटों का समीकरण साधा, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको विपक्षी गठबंधन पर प्रधानमंत्री का सबसे नया सियासी वार भी दिखाएंगे। लेकिन अभी आप ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के संभावित नतीजों का अंक गणित देखिए। तमिलनाडु में इस बार बीजेपी को 3, कांग्रेस को 8 और दूसरे सहयोगी दलों समेत डीएमके को 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एआईएडीएमके 0 पर सिमट सकती है। केरल में भी इस बार बीजेपी को 2 सीट, यूडीएफ को 17 और एलडीएफ को 1 सीट मिल सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 4, उसकी सहयोगी पार्टी टीडीपी को 7 और वाईएसआरसीपी को 14 सीटें मिल सकती हैं, जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया में। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को दक्षिण के 3 राज्यों की 84 सीटों में अकेले 9 और एनडीए को कुल 16 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलाकर एनडीए को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जो तमिलनाडु के एआईडीएमके के खाते में गई थी। लेकिन एआईडीएमके इस बार एनडीए से अलग हो चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार 28 में से 25 सीटें और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें जीतकर विरोधियों को चौंका दिया था।
अब की बार भी कर्नाटक की जीती सीटों को कायम रखने और तेलंगाना में सीटों का अंक गणित बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। दक्षिण भारत के 5 दिनों की चुनाव यात्रा के चौथे दिन प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के जगत्याल में चुनावी रैली की तो विपक्षी गठबंधन पर ऐसे शब्दबाढ़ चलाए कि सियासी मैदान से सोशल मीडिया तक शक्ति शब्द पर नई जंग छिड़ गई है। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। प्रधानमंत्री ने जान की बाजी लगा देने की बात क्यों की? आखिर विपक्षी गठबंधन की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया जिसे लेकर मोदी को जीवन खपा देने की बात कहनी पड़ी? इसे समझने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में राहुल गांधी के भाषण का शक्ति केंद्रित अंश सुनिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। राहुल गांधी की इस शक्ति का मतलब क्या है? इसे लेकर उसी मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, जरा उसे भी सुनिए। मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। लेकिन विरोधियों के शब्द को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने में मोदी को महारत हासिल है। ऐसे में राहुल की शक्ति से लड़ाई का जिक्र कर उन्होंने 2024 के चुनाव का सबसे नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी राहुल गांधी की शक्ति से लड़ाई वाली बात का हवाला देकर विपक्षी गठबंधन को शक्ति और सनातन विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं तो हैरान हूं, कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। जब मैंने सुना तो मैं सोच रहा था, बाला साहब आप ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी, उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। शिवाजी पार्क में शक्ति का विनाश करने का ऐलान किया जाए, वो भी शिवाजी पार्क में, और उस भूमि पर जहां का बच्चा बच्चा जन्म से जय भवानी जय शिवाजी का मंत्र लेकर के बड़ा होता है। कर्नाटक की जनता से प्रधानमंत्री ने एनडीए को 28 की 28 सीटों पर जीत दिलाने की अपील की,
लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में कर्नाटक में किसे कितनी सीट मिल रही है उसे भी देख लीजिए। यहाँ बीजेपी को 22 तो उसकी सहयोगी जेडीएस को 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक निर्दलीय समेत 26 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक उसे यहां पर 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। जबकि तेलंगाना में जहां पिछली बार बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी, उसे इस बार फायदे का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 6, कांग्रेस को 9, बीआरएस को 1 और एआईएमआईएम को भी 1 सीट मिल सकती है। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तो प्रचार शुरू हुआ है। आगे हवा का रुख बीजेपी के पक्ष में तूफान की शक्ल लेगा या विपक्षी गठबंधन अपने दक्षिणी किले को कायम रखने में कामयाब होगा। असल तस्वीर तो 4 जून को ही सामने आएगी, लेकिन मोदी पिछली बार के मुकाबले इस बार तस्वीर बदलने की कोशिश में शिद्दत से जुटे हैं, जिसका सबसे नया सबूत है तमिलनाडु के कोयम्बटूर का ये रोड शो। मोदी मंगलवार को भी तमिलनाडु के सलेम में चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले वो केरल के पल्लक्कड़ में भी रोड शो करेंगे। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिन की दक्षिण यात्रा का अंकगणित भी दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी 15 मार्च को तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे, फिर यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर केरल के पठानथिट्टा और यहां से लगभग 1200 किलोमीटर दूर तेलंगाना के मलकाजगिरी गए। 16 मार्च को उन्होंने तेलंगाना के नागर कुरनूल में रैली की और फिर यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर कर्नाटक के कलबुर्गी में जनसभा की। 17 मार्च को प्रधानमंत्री कलबुर्गी से करीब 550 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एनडीए की रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। 18 मार्च यानी आज मोदी ने पालनाडु से 400 किलोमीटर दूर तेलंगाना की जगतियाल में रैली की और इसके बाद उन्होंने जगतियाल से 800 किलोमीटर दूर कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की और फिर शिवमोगा से 450 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो किया। 19 मार्च को प्रधानमंत्री कोयम्बटूर से करीब 54 किलोमीटर दूर केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे और फिर पलक्कड़ से 216 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के सलेम में रैली करेंगे। दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु में जीत के लिए बीजेपी ने सबसे नया दांव क्या चला है, आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख स्टालिन ने किस अंदाज में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार करार दिया, आपको वो भी सुनाएंगे। अभी आप बीजेपी और कांग्रेस के शक्ति संग्राम का एक और अध्याय देखिए। हिंदू धर्म ऐसी शक्ति है, पूरे विश्व को साथ लेने वाली शक्ति है और ऐसे शक्ति को, हिंदू शक्ति को चैलेंज करने का, उसके ऊपर टीका करने का और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बात की है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लोग राहुल गांधी को छोड़ेंगे नहीं। 2 तरह की शक्तियां होती हैं, एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। जाहिर है जैसे जैसे चुनावी घमासान तेज होगा वैसे वैसे सियासी शक्ति संग्राम भी और भीषण होगा। राहुल गांधी के भाषण का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और विपक्षी दलों को सनातन विरोधी करार दे रहे हैं, तो वहीं इसके जवाब में कांग्रेस खुद को दैवीय शक्ति और बीजेपी को आसुरी शक्ति का प्रतिनिधि बता रही है। साथ ही वो बीजेपी राज में महिलाओं पर हुए अपराध का अंगणित भी गिना रही है। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ने बीजेपी की सत्ता शक्ति से लड़ाई की बात की, लेकिन सच ये भी है कि उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति का भी हवाला दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, जिसे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर पलटवार का हथियार बना लिया है। हमारे देव देवताओं की शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी भारत माता की शक्ति, ये सब शक्ति को समाप्त करेंगे वो।
इतनी बड़ी ताकत है उनके पास। जब कांग्रेस ये मिसालें गिना रही थी, तभी दक्षिण भारत से एक बड़ी राजनीतिक खबर आई। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो तमिलनाडु से आती हैं और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब उनके तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। तो ये महिला नेता तमिलनाडु जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक की हिस्सेदार बन सकती हैं, जहां के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक दिन पहले ही मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी को भारत के भविष्य की उम्मीद करार देते हुए उनकी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पर मुहर लगाई। फ्यूचर होप ऑफ इंडिया, माय डियर ब्रदर राहुल गांधी, I have come here to convey my wishes to my dear brother Rahul Gandhi. Your journey has reached Mumbai today. This will reach Delhi soon. India alliance will from the government. मुंबई की रैली के जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने शक्ति प्रदर्शन किया और एक सुर में बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी हो चुकी है। यह यात्रा करीब 79 लोकसभा सीटों से होकर गुजरी है। यह और बात है कि ओपिनियन पोल के मुताबिक इन लोकसभा सीटों पे कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अपने हिसाब से आहुतियां देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आहुति के बाद देश की जनता किसको जीत की दक्षिणा देगी, ये देखना अभी बाकी है। कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब बता रही है, लेकिन सवाल ये कि इस यात्रा से उसे कितनी लोकसभा सीटों का फायदा होगा, इसका सटीक अंक गणित तो 78 दिन बाद यानी 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार राहुल की न्याय यात्रा जिन जिन लोकसभा सीटों से गुजरी, उनमें से कितनी पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, उसका अंक गणित भी देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश की 89 लोकसभा सीटों से गुजरी और ओपिनियन पोल के मुताबिक इनमें से 75 सीटों पर एनडीए और 13 सीटों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत हो सकती है, तो एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी न्याय यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या 2024 में सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार वाला नारा साकार हो सकता है? तो ओपिनियन पोल के अनुसार 2024 के नतीजों का अनुमान भी देख लीजिए। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 376, विपक्षी गठबंधन इंडिया को 133 और अन्य के खाते में 34 सीटें जा सकती हैं। यानी एनडीए 400 पार के लक्ष्य से अभी 24 सीट दूर दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह भी कि नरेंद्र मोदी का इस दूरी को पाटने में कामयाब होंगे या फिर विपक्षी गठबंधन इस अंक गणित को बदलने का मादा दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।